मैं एक एक करके अपने चारों साथियों को सेफ जोन में लाने में सक्षम रहा, लेकिन इस प्रोसेस में मेरे सीने में एक गोली लग गई, जिसके बाद जैसे तैसे मैंने अपने आप को संभाला और अपनी राइफल से 2 और आतंकवादियों को मार गिराया। लेकिन दूसरी तरफ से आतंकवादियों ने न जाने मेरे शरीर में कितनी गोलियां उतारी। इसके बाद सब कुछ धुंधला होने लगा और मैं जोर से जमीन पर गिर पड़ा। गोलियों से छल्ली होने के बाद जब मैं अपनी मौत का इंतजार कर रहा था, तब मुझे सबसे पहले मेरी मां का चेहरा दिखाई दिया। नमस्कार, मेरा नाम है मेजर मोहित शर्मा। आप में से शायद ही मुझे कोई जानता हो, क्योंकि ना तो मैं कोई फिल्म स्टार हूं, ना ही कोई क्रिकेटर। भारत मां की सदैव रक्षा करने वाला मैं तो बस एक छोटा सा फौजी हूं। आज मैं आप लोगों को अपनी जीवन गाथा सुनाने आया हूं, और अगर आप मेरे ही जैसे और भी वीरों या जवानों की कहानियां सुनना चाहते हैं तो एपिसेंटर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सभी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारे देश के उन अनसंग हीरोज के बारे में सबको पता चले, जो देश के लिए अपने प्राण निछावर करके भी इतिहास के पन्नों में गुम होकर रह जाते हैं। 13 जनवरी 1978 हरियाणा के रोहतक जिले में राजेंद्र प्रसाद शर्मा और श्रीमती सुशीला शर्मा के घर में मेरा जन्म हुआ। 6th क्लास तक की मेरी सारी पढ़ाई दिल्ली के मानसस्थली स्कूल में हुई, और जब मैं 6th क्लास में था तब मेरी फैमिली दिल्ली से गाजियाबाद शिफ्ट हुई, जिसके बाद मेरा एडमिशन डीपीएस गाजियाबाद में कराया गया, जहां से मैंने अपनी 12th क्लास कंप्लीट करी। सबकी अपेक्षा अनुसार 12th के बोर्ड एग्जाम्स में मेरे काफी अच्छे मार्क्स आए, जिसके बाद मैंने घर वालों के सामने एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम देने की इच्छा जाहिर करी, क्योंकि बचपन से ही मैं इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहता था। मैंने खूब मेहनत करके एनडीए का एग्जाम दिया, लेकिन घर में सब चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं, इसीलिए पापा ने मेरा एडमिशन महाराष्ट्र के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में करा दिया। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही मेरा एनडीए का रिजल्ट आया और मैंने एग्जाम क्रैक कर लिया था। जैसे ही मैंने अपना रिजल्ट देखा, वैसे ही तुरंत मैंने अपना सारा सामान पैक किया और मैं बिना किसी को बताए हॉस्टल से वापस घर गाजियाबाद पहुंचा। घर वाले मुझे देखकर चौंक गए, और जब उन्होंने मुझसे पूछा कि आप इतना सामान लेकर बीच सेमेस्टर में घर वापस क्यों आए हैं, तब मैंने उन्हें बताया कि मैंने एनडीए का एग्जाम और एसएसबी क्रैक कर लिया है और अब मैं इंजीनियरिंग छोड़ के भारतीय सेना को ज्वाइन करना चाहता हूं। यह बात सुनकर मां थोड़ा परेशान हुई, क्योंकि बचपन से ही मैं सबका लाडला था और वह चाहती थी कि मैं एक आम सी और कोई सुरक्षित सी कॉर्पोरेट जॉब करूं। मैंने जैसे तैसे मां को मनाया और मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी पहुंच गया। अब मेरी भारतीय फौज में अफसर बनने की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी थी, और ट्रेनिंग शुरू होते ही मेरे अंदर उस बैच का सबसे बेस्ट कैडेट बनने की एक इच्छा आ गई थी। शायद बचपन से ही ये मेरी फितरत में था कि भले ही फील्ड कोई भी हो, मुझे सबसे आगे ही रहना है। ट्रेनिंग के पहले साल से ही मैंने खूब मेहनत करी और अलग अलग फील्ड्स में एक्सेल करना शुरू कर दी। हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग और फेदर वेट बॉक्सिंग का तो मैं चैंपियन था। पूरे बैच में इन तीनों स्पोर्ट्स में मेरे कोई आसपास भी नहीं आता था। धीरे धीरे मुझे बैच के बेस्ट कैडेट्स में गिना जाने लगा, और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मैं उन चुनिंदा कैडेट्स में था जिन्हें इंडिया के प्रेसिडेंट से पर्सनली मिलने का मौका मिला। 3 साल नेशनल डिफेंस एकेडमी में रहने के बाद मैंने आईएमए यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी को ज्वाइन किया। 1 साल के बाद यानी 1999 में मेरी मिलिट्री ट्रेनिंग खत्म हुई और अब मैं भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बन चुका था। हैदराबाद में मुझे मेरी पहली पोस्टिंग मिली, जहां मैंने 5 मद्रास रेजिमेंट को ज्वाइन किया। कुछ समय हैदराबाद में सर्व करने के बाद मुझे कश्मीर पर चरम पर चल रहे आतंकवाद को मिटाने के लिए राष्ट्रीय राइफल्स को ज्वाइन करने के लिए कहा गया। मैंने राष्ट्रीय राइफल्स को ज्वाइन किया, और ज्वाइन करते ही पाकिस्तान से भारत में हो रही टेरर इंसर्जेंसी को रोकने के लिए ऑपरेशन रक्षक के तहत मैंने कई प्रोजेक्ट्स को लीड करा। इन प्रोजेक्ट्स के दौरान मैंने और मेरी टीम ने पाकिस्तान से भारत आए कई आतंकवादियों को मार गिराया, जिसके लिए महज 24 साल की उम्र में ही मुझे मेरा पहला मेडल मिला। आर्मी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, मेरे करियर की शुरुआत भी काफी अच्छी रही, लेकिन ट्रेनिंग के दिनों से ही स्पेशल फोर्सेस को ज्वाइन करना मेरा सपना बन चुका था, और अपने इस सपने को पूरा करने के लिए मैंने स्पेशल फोर्सेस में अप्लाई करा। इवेंचुअली मैंने स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग को सक्सेसफुली कंप्लीट करा, और अब मैं 1 पैरा एसएफ का एक कमांडो बन चुका था। स्पेशल फोर्सेस को ज्वाइन करने के बाद मैं काफी खुश था, क्योंकि मैं अपना सपना पूरा कर पाया था। लेकिन मेरे इस डिसीजन से घर वाले बहुत परेशान हुए, क्योंकि एक समय तो वह ये भी नहीं चाहते थे कि मैं इंडियन आर्मी को ज्वाइन करूं, और अब मैं स्पेशल फोर्सेस तक को ज्वाइन कर चुका था, जहां सबसे ज्यादा खतरा हो। स्पेशल फोर्सेस के जवानों को देश के सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाकों में पोस्ट किया जाता है। उन्हें वो प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं जिन्हें फौज की कोई दूसरी यूनिट कंप्लीट नहीं कर पाती। इन शॉर्ट, जो भी काम आम आदमी को असंभव सा लगे,
और जिस काम में सबसे ज्यादा खतरा हो उस काम को पूरा करते हैं पैरा एसएफ के कमांडोज। पैरा एसएफ को ज्वाइन करने के कुछ समय बाद ही मुझे मेरा पहला प्रमोशन मिला और अब मैं लेफ्टिनेंट से कैप्टन बन चुका हूं। प्रमोशन मिलते ही मुझे अंदाजा था कि अब मुझे कश्मीर में कई सारे काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन को लीड करने का मौका मिलेगा, जिनमें से शायद कोई मिशन ऐसा भी हो जिसमें मुझे भेस बदलकर एलओसी के पार जाना पड़े या किसी टेररिस्ट कैंप में जाना पड़े। तो इस कारण मैंने अभी से ही अपने बाल और दाढ़ी को बढ़ाना शुरू कर दिया। 2004 में जब मैं कश्मीर में पोस्टेड था तब मुझे एक खबर मिली कि सोपियान की पहाड़ियों पर पाकिस्तान से आए हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकवादी रह रहे हैं। हिजबुल मुजाहिदीन सालों से भारत के लिए सबसे बड़ा सरदर्द रहा है। यह संगठन अभी तक भारत में सैकड़ों आतंकवादी हमले करा चुका था, जिनमें हमारे हजारों जाबाज सिपाही और मासूम सिविलियंस को अपनी जान गंवानी पड़ी। और इसी वजह से मुझे जैसे ही इन 2 आतंकवादियों की खबर मिली मैंने तुरंत एक्शन लिया और अपनी टीम को छोटे छोटे टुकड़ियों में बांट दिया। उसके बाद मैंने इन टुकड़ियों को उस पहाड़ी को घेरने के ऑर्डर्स दिए जिनमें ये 2 आतंकवादी रह रहे थे। पहाड़ी को पूरा घेरने के बाद मैंने सभी टुकड़ियों को दूर से ही उस जगह का मुआयना करने के लिए कहा। 2 दिन तक उस जगह का जायजा लेने के बाद उन 2 आतंकवादियों के वहां होने की पुष्टि हुई और अब मेरे पास 2 रास्ते थे। पहला रास्ता कि मैं सभी टुकड़ियों को उन आतंकवादियों पर ऑल आउट अटैक करने के ऑर्डर्स दूं, लेकिन वो दोनों पहाड़ी के ऊपर बैठे थे और अगर उन्हें इस हमले की खबर मिल जाती तो वो नीचे से आ रहे हमारे जवानों के ऊपर अपने रॉकेट लॉन्चर और एमएमजी जैसे खतरनाक हथियारों से हमला कर देते, जिससे हमारे कई जवान शहीद हो जाते। दूसरा रास्ता कि कोई जवान इंडियन आर्मी का अंडरकवर एजेंट बनके एक आतंकवादी का वेशभूषा अपनाए और उन दोनों आतंकवादियों के पास जाए, उन्हें यकीन दिलाए कि वो भी उन आतंकवादियों की तरह ही भारतीय सेना से बदला लेना चाहता है और उनके साथ घुल मिलकर उन्हें पहाड़ी की चोटी से हटाकर एक ऐसी जगह ले आए जहां हमारी सेना के बाकी जवान उन्हें आसानी से मार। मैंने अपने जवानों के बारे में सोचकर दूसरा रास्ता चुना और यह फैसला किया कि अंडरकवर एजेंट बनकर मैं खुद उन आतंकवादियों के पास जाऊंगा। मेरे इस फैसले को सुनकर कुछ अफसरों ने मुझसे कहा भी कि इस ऑपरेशन में आपकी जान को काफी खतरा हो सकता है और कहीं ना कहीं मुझे यह बात पता भी थी क्योंकि उस ऑपरेशन का कोई फिक्स टाइम ही नहीं था। हो सकता है कि यह ऑपरेशन 1 से 2 हफ्ता चले या 1 से 2 महीने चले और अगर इस दौरान उन आतंकवादियों को मेरे ऊपर जरा भी शक हुआ तो वो किसी भी मोमेंट मेरे को जान से मार देंगे। लेकिन इन सब बातों का प्रभाव मैंने अपने दिमाग पर बिल्कुल नहीं पड़ने दिया क्योंकि मैं पैरा एसएफ का एक काबिल कमांडो था और इसी दिन के लिए मुझे ट्रेन किया गया था और मैंने खुद भी इस दिन की तैयारी काफी सालों पहले से शुरू कर दी थी और अब मेरे बाल और दाढ़ी भी काफी बड़े हो चुके थे। बस मेरा पहनावा कुछ ऐसा कर दिया गया कि अब मैं भी उन 2 आतंकवादियों की तरह ही दिखने लगा। इसके बाद मैं इफ्तिकार बट बनके उन 2 आतंकवादियों के पास पहुंचा और मैंने उनसे कहा कि भारतीय सेना ने मेरे 2 भाइयों को जान से मार दिया है और अब मुझे कुछ भी करके उनसे बदला लेना है। मेरी बात सुन के शुरू में तो उन्हें मुझ पर काफी शक हुआ और मुझे देखते ही उन दोनों ने मेरे ऊपर अपनी AK-47 तान दी, लेकिन इस सिचुएशन में भी मैं जरा सा भी नहीं घबराया, मेरे पैर जरा भी नहीं कांपे और मैंने कामली उनसे कहा कि मुझे मेरी भाइयों की मौत का बदला लेने के लिए हिजबुल मुजाहिदीन की मदद चाहिए क्योंकि भारतीय सेना से टक्कर लेने का जिगर सिर्फ इसी संगठन में है। मेरी बातों को सुन के और मेरे कॉन्फिडेंस को देखकर उन्हें मुझ पर भरोसा होने लगा और इसके साथ ही वो बहुत खुश भी थे क्योंकि उन्हें मेरे रूप में एक और आदमी ऐसा मिल गया था जो भारतीय सेना को नुकसान पहुंचाना चाहता हो। उन्होंने मुझे अपना नाम अब्बू तुरारा और अब्बू सब्जार बताया और साथ ही वो मुझे अपने कारनामों के बारे में बताने लगे। उन्होंने खुद मुझे बताया कि कैसे पास में उन्होंने कई आतंकवादी हमलों के जरिए हमारी फौज के हजारों जवानों को मार दिया। यह बताते हुए वे बहुत गर्व महसूस कर रहे थे और मेरी आत्मा अंदर ही अंदर जल रही थी। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मेरा मन किया कि मैं अभी इसी मोमेंट पर इनका गला घोंट के इन्हें यहीं मारूं, लेकिन मैंने जैसे तैसे अपने जज्बातों को काबू में किया और मैं उनकी हाँ में हाँ मिलाता रहा। अब मुझे उनके साथ रहते रहते 12 दिन बीत चुके थे और मैंने फाइनली उन्हें अपने प्लान के बारे में बताया। मैंने उन्हें बताया कि कैसे हम बिना खतरे के भारतीय सेना के जवानों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैंने उन्हें एक ऐसी लोकेशन के बारे में बताया जहां भारतीय सेना गश्त पर निकलती और वहां उन्हें मारना सबसे आसान हो। मैंने डिटेल में उन्हें सारी जानकारी दी, लेकिन मेरी जानकारियों को सुनने के बाद अब्बू तुरारा को मुझ पर शक हो गया और मुझे हमेशा से पता था कि अब्बू तुरारा को मुझ पर कभी पूरी तरह से भरोसा था ही नहीं। अब्बू तुरारा ने अब्बू सब्जार से कहा कि इसके पास यानी इफ्तिकार बट के पास भारतीय सेना की इतनी सटीक जानकारी कहां से आई, इसके पास इतने सटीक नक्शे कहां से आए, मुझे अभी भी कुछ गड़बड़ लगती है। यह सुन के अब्बू सब्जार ने मुझे कहवा बनाने के लिए कहा और मैं कहवा बनाने किचन में चला गया।
अब्बू सब्जार ने फिर अब्बू तुरारा से कहा कि तुझे अभी भी अगर इस पर कोई भी शक है या तुझे इससे अभी भी कोई सवाल पूछना है तो अभी पूछ ले, क्योंकि अगर तुझे आज इस पर पूरा भरोसा हो जाए तो हम कल ही भारतीय सैनिकों पर हमला करेंगे। कांधे पर AK-47 लटकाए और हाथों में कहवा लिया मैं उन दोनों के पास पहुंचा और हम तीनों ने कहवा पीना शुरू किया। कहवा पीते पीते अब्बू तुरारा अचानक से खड़ा हुआ और जोर से चिल्ला के बोलने लगा कि आखिर तू है कौन, मुझे सच सच बता, वरना आज मैं यही तुझे गोली मार दूंगा। यह देखकर मैं खड़ा हुआ और मैंने अपनी राइफल को जोर से जमीन पर पटका और उसके बाद गुस्से से कहा कि अगर तुम्हें अभी भी मुझ पर कोई शक है तो मुझे अभी गोली मार दो। मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हारे में से ही एक हूं और मुझे कुछ भी करके भारतीय सेना से बदला लेना है। यह सुन के वह दोनों कुछ सेकंड्स के लिए खामोश खड़े रहे और फिर अब्बू तुरारा ने अब्बू सब्जार की तरफ देखा और अब्बू सब्जार ने अपनी गर्दन हिलाई। इसके बाद वो मेरी तरफ मुड़े और मुझे एहसास हो चुका था कि अब ये दोनों मुझ पर हमला करने वाले। अब्बू तुरारा जैसे ही अपने कंधे पर लगी AK-47 को निकालने लगा, वैसे ही तुरंत मैंने अपने कमर में लगी रिवॉल्वर को निकाला और दोनों के सर पे और सीने पे एक एक गोलियां मारी। 4 से 5 सेकंड्स के अंदर ही मैंने दोनों आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया था। दोनों को जान से मारने के बाद मैं इत्मीनान से अपना कहवा पीने लगा और रात होने का इंतजार करने लगा। उस समय मुझे अपने ऊपर काफी गर्व महसूस हो रहा था, क्योंकि मैंने अकेले ही हिजबुल मुजाहिदीन के सबसे 2 खतरनाक आतंकवादियों को मार गिराया था और मुझे इस बात का रिलीफ भी था कि मैंने इन दोनों से अपने उन सभी भाइयों का बदला ले लिया है जिन्हें इन दोनों ने धोखे से मारा था। रात होने के बाद मैं अपनी आर्मी यूनिट के पास पहुंचा और वहां मुझे कैप्टन से मेजर की पोस्ट पर प्रमोट कर दिया गया। उसी साल यानी 2004 में मुझे इस कारनामे के लिए सेना मेडल से सम्मानित भी किया। अपने इस मिशन को पूरा करने के बाद मैं कई सालों बाद अपने घर वापस गया। मैं दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन पर उतरा और मैंने देखा कि मम्मी, पापा और बड़े भैया तीनों वहां मेरा इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद मैंने देखा कि तीनों लोग मुझे भीड़ में इधर उधर ढूंढ रहे हैं और ढूंढते ढूंढते वो मेरे आगे से ही निकल गए और उन्होंने मेरे हुलिये की वजह से मुझे बिल्कुल नहीं पहचाना। भैया तो भाग भाग कर पूरी ट्रेन ही छान चुके थे और जब मैं उन्हें नहीं मिला तब उन्होंने मां से कहा कि शायद ये तो वापस आया ही नहीं। यह सुनकर मैं मुस्कुराया और भैया के आगे जाकर खड़ा हो और मैंने भैया से कहा कि क्या भैया आप मुझे ही नहीं पहचान रहे? मेरे हुलिये को देखकर वह काफी चौंक गए और उन तीनों ने मुझसे अलग अलग तरीके के सवाल करना शुरू कर दिए। मैंने उन्हें मेरे मिशन के बारे में सब कुछ बताया और कुछ समय घर पे बिताने के बाद मैं वापस अपनी ड्यूटी पर लौट गया। अब साल चल रहा था 2009 और मेरी पोस्टिंग कश्मीर के कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में थी। हमारी यूनिट अभी भी आतंकवादियों के खिलाफ कश्मीर में लगातार काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस कर रही थी। इन सारे ऑपरेशन से थोड़ा वक्त निकालकर मैंने फरवरी में अपनी भतीजी का बर्थडे अटेंड करने के लिए हमारे कमांडिंग ऑफिसर यानी CO साहब से 15 दिन की छुट्टी मांगी और मेरी छुट्टी को मंजूरी भी मिल गई। लेकिन 2 दिन बाद ही मेरी ही यूनिट के एक जूनियर ऑफिसर के भाई की मुरादाबाद में रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई, जिसके अंतिम संस्कार में जाने के लिए उस ऑफिसर ने भी CO से छुट्टी मांगी, लेकिन उसकी छुट्टियों को रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि उस समय भी सिचुएशन काफी नाजुक थी और देश को सुरक्षित रखने के लिए इंसर्जेंसी को काबू में रखना काफी इंपॉर्टेंट था। मेरी छुट्टियों को पहले ही मंजूरी दे दी गई थी, इस वजह से उस ऑफिसर की छुट्टियों को रिजेक्ट कर दिया गया। उस ऑफिसर की उदासी देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने खुद CO साहब से दरखास्त करी कि मेरी छुट्टियों को पोस्टपोन कर दिया जाए और मेरी जगह उस जूनियर ऑफिसर को घर भेज दिया जाए, क्योंकि उस समय उस जूनियर ऑफिसर का घर जाना मेरे घर जाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट था। मैं कश्मीर में ही रुक गया और 1 महीने बाद यानी मार्च 2009 में हमारे CO को एक इंटेलिजेंस मिली कि हफरोड़ा के घने जंगलों में लश्कर ताइबा के 10 टेररिस्ट घुसपैठ कर चुके हैं। हफरोड़ा के जंगल इतने ज्यादा घने थे कि उनमें छुपना जितना ही आसान था उतना ही मुश्किल था किसी को ढूंढना। वह आतंकी पहले से ही वहां अपना बेस बना चुके थे और उन्होंने सारे रास्तों का अच्छे से जायजा भी ले लिया था। जैसे ही उन जंगलों में कोई घुसने की कोशिश करता, अंदर बैठे आतंकवादियों को उसकी आहट पहले ही हो जाती और वह और भी ज्यादा सतर्क हो जाता। अब ऐसे हालात में उन्हें ढूंढना और मार गिराना लगभग असंभव सा था। इसलिए इस काम की जिम्मेदारी भी पैरा एसएफ के कमांडोज को दी गई और मेरी टीम को इस ऑपरेशन के लिए चुना गया, जिसे मैं खुद लीड कर रहा था। मेरी 10 सैनिकों की टीम का नाम रखा गया ब्रावो असॉल्ट। सिचुएशन के बारे में अच्छे से ब्रीफिंग मिलने के बाद हमें रात के लगभग 11:30 बजे हेलीकॉप्टर से हफरोड़ा के जंगलों में उतार दिया गया। मैंने अपनी टीम को 5-5 की 2 टुकड़ियों में बांट दिया और हमने जंगल में अंदर की तरफ बढ़ना शुरू किया। कुछ किलोमीटर अंदर घुसने के बाद हमारे सामने एक बड़ा नाला आया, जिसे मैंने खुद पहले अकेले ही क्रॉस करने का डिसीजन लिया। नाला क्रॉस करते ही मैंने देखा
कि पहाड़ी के ऊपर कुछ आतंकवादी बैठे हैं और यह देखते ही मैंने अपने जवानों को इत्तला की। मेरा इशारा मिलते ही मेरे जवान नाला क्रॉस करके मेरी तरफ बढ़ने लगे, लेकिन इस प्रक्रिया में आतंकवादियों ने हमें देख लिया और देखते ही हमारे ऊपर भारी फायरिंग शुरू कर दी। आतंकवादी पहाड़ी के ऊपर बैठे थे और हम उनके नीचे अब बिल्कुल एक्सपोज हो चुके थे। वह तीन तरफ से हमारे ऊपर गोलियों की बौछार कर रहे थे। गोलियों के साथ साथ अब उन्होंने हमारे ऊपर ग्रेनेड फेंकने भी शुरू कर दिए थे। और जैसे ही मेरा ध्यान मेरी टीम की तरफ गया तो मैंने देखा कि मेरे 4 जवानों को गोलियां लग चुकी थी और वो बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहे। यह देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं अपना कवर छोड़ के बाहर निकला। मैंने आतंकवादियों के ऊपर 2 ग्रेनेड फेंके, जिससे 2 आतंकवादी मारे गए और फिर मैं धीरे धीरे क्रॉल करते हुए अपने साथियों की तरफ बढ़ा। मैं एक एक करके अपने चारों साथियों को सेफ जोन में लाने में सक्षम रहा, लेकिन इस प्रोसेस में मेरे सीने में एक गोली लग गई, जिसके बाद जैसे तैसे मैंने अपने आप को संभाला और अपनी राइफल से 2 और आतंकवादियों को मार गिराया। लेकिन दूसरी तरफ से आतंकवादियों ने न जाने मेरे शरीर में कितनी गोलियां उतारी। इसके बाद सब कुछ धुंधला होने लगा और मैं जोर से जमीन पर गिर पड़ा। गोलियों से छल्ली होने के बाद जब मैं मौत का इंतजार कर रहा था, तब सबसे पहले मुझे मेरी माँ का चेहरा दिखाई दिया। उस समय मैं कैसे भी अपनी माँ के पास जाना चाहता था। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि अब इस सिचुएशन से मुझे मेरी माँ ही बचा सकती है। मुझे सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही थी, मुंह से लगातार खून भी आ रहा था और कुछ समय है तकलीफ सहने के बाद भारत माँ की रक्षा करते करते मैं प्राउडली वीर गति को प्राप्त हो गया। इस ऑपरेशन में मेरे साथ मेरे 4 और साथी वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन इवेंचुअली हमारी टीम उस रात सभी 10 आतंकवादियों को मारने में सक्षम रही और इस प्रकार मैंने अपने जीवन का आखिरी ऑपरेशन भी सक्सेसफुली पूरा किया। अब अंत में मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूं जो आप लोग ध्यान से सुनिए। 2007 से लेकर 2015 तक ऑपरेशन रक्षक के तहत कश्मीर से आतंकवादियों को मिटाने के अलग अलग मिशंस के दौरान हमारे 753 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। आप हमेशा इस बात को ध्यान में रखें कि आप लोग अपने अपने घर में आराम से इसलिए रह रहे हैं क्योंकि भारत माँ के कुछ वीर सपूत 24 घंटे सरहद पर तैनात हैं। यह आप लोगों की ड्यूटी बनती है कि आप ऐसे अनसंग हीरोज से भी मोटिवेशन लें और कम से कम इनकी कुर्बानियों को नमन करें। इत्तेफाक से मेरा अंतिम संस्कार भी उस तारीख को हुआ जिस दिन भारत माँ के 3 और वीर सपूत भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी ने बलिदान दिया। 23 मार्च 2009 यानी कि शहीद दिवस वाले दिन। हाँ, अब मैं शहीद हो चुका था, लेकिन अब भी मेरी कहानी कंप्लीट नहीं हुई। शहीद होने के बाद मुझे मरणोपरांत हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड यानी अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। जय हिंद, जय भारत।